Namaskar. So welcome back to the series of video concerning with the book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and we are on the chapter called Biochemical Aspects of Porphyrin Disorders. So yesterday we had finished with acute intermittent porphyria, and today we will start and continue with porphyria cutanea tarda. Though the author says कि हो सकता है ये porphyria cutanea tarda और acute intermittent porphyria बहुत सिमिलर लगे, बट फिर भी उनको वो एक डिफरेंट एंटिटी लगी। ऑल दोनों का ओरिजिन जो है, दोनों टाइप्स ऑफ porphyria का ओरिजिन जो है सेम है, हेपेटिक ओरिजिन है, लेकिन क्योंकि फिर भी ऑथर को ये एक डिफरेंट एंटिटी लगी, और क्यों लगी वो आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सो अराउंड 1940s के अराउंड ये बुक पब्लिश हुई थी। सो डिस्क्लेमर इन शॉर्ट, ये इन्फॉर्मेशन तब तक की है। तो तब तक ऑथर का मानना था कि जो पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा है वो बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, एक फेमिलियल और इनहेरिटेड, दूसरा जो है एक्वायर्ड। फेमिलियल के केस और एक्वायर्ड के केस में बायोकेमिस्ट्री और सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। एक्वायर्ड पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा जो है उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है, उन पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है जिनकी जो लिवर है दैट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली एंड क्रॉनिकली अब्यूज्ड बाय अल्कोहल, यानी जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं उनमें इसके पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखा गया ऐसे पेशेंट्स में कि बहुत ज़्यादा पोर्फायरिन प्रोड्यूस करते हैं और जो कि एक्सेसिवली स्टूल में एक्सक्रीट होता है, और साथ साथ पोर्फायरिन के साथ साथ प्रोटोपोर्फायरिन्स भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, जो कि अगेन स्टूल में एक्सक्रीट होते हैं। ये जो एक्सेस ऑफ पोर्फायरिन एंड यूरोपोर्फायरिन जो है यूरिन में भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये संभावना तब बढ़ती है जब हेपेटिक फंक्शंस यानी लिवर के फंक्शंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। जब तक लिवर के फंक्शंस इतने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए हैं तब तक यूरिन में कॉप्रोपोर्फायरिन और यूरोपोर्फायरिन मिलने की संभावना कम रहती है पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा के पेशेंट्स में। हालांकि इस समय में जो यूरिन में पोर्फायरिन पाया जाएगा वो विद इन नॉर्मल रेंज रहेगा, यानी जैसे कि नॉर्मल लोगों में होता है जिनमें ये डिजीज़ नहीं होती। बट जब पीरियोडिक एक्सर्बेशंस होते हैं, मतलब कि जब डिजीज़ का प्रभाव बढ़ता है या लिवर पे कोई क्राइसिस होता है, लिवर काम करने में आनाकानी करती है, ढंग से काम नहीं करती है, तो जो अमाउंट है इस पोर्फायरिन्स का, जो अमाउंट है ब्लड और टिश्यूज़ में बढ़ जाता है और उसका एक्सक्रीशन का रूट जो है यूरिन की तरफ मुड़ जाता है, तब यूरिन में अबव नॉर्मल लिमिट्स पोर्फायरिन्स आपको मिल सकते हैं। जो सिम्टम्स इस पेशेंट में देखे जाएंगे वो पोर्फायरिन सेंसिटिविटी के सिम्टम्स देखे जाएंगे। साथ साथ ये पेशेंट जो है हाइपर सेंसिटिव टू लाइट होता है, क्योंकि सिम्टम्स ज़्यादा सनलाइट के बाद एक्सपोज होने के बाद अपीयर होते हैं या एग्जैजरबेट होते हैं यानी बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको वेम्पायर्स डिसीज़ भी कहा जाता है। साथ साथ सिम्टम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इसकी स्किन इफेक्ट होती है और फॉर्मेशन ऑफ बुले, बड़े बड़े छाले टाइप्स हो जाते हैं जो फट भी सकते हैं आगे जाके और पेनफुल भी हो सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि स्किन इफेक्ट होती है, इसीलिए इसके पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा के नाम में क्यूटेनिया आता है। क्यूटेनिया रिप्रेजेंट्स क्यूटेनियस व्हिच मींस रिलेटिंग टू स्किन। सी रेमिंगटन ने जो अपनी रिसर्च की अपने कलीग्स के साथ, उसमें देखा कि ऐसे पेशेंट्स में एंड स्पेशली जो सनलाइट से एक्सपोज होते हैं उनके स्किन की जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है, मोटी हो जाती है, लेकिन जो सनलाइट से एक्सपोज नहीं होते हैं जो पेशेंट्स, उनमें ये चांसेस कम होते हैं। और ये जो एग्जैजरबेशंस होते हैं यानी सिम्टम्स का बढ़ना होता है, उसके साथ साथ उन पेशेंट्स में जॉन्डिस हो सकता है, वेग अब्डोमिनल पेन हो सकता है जिसका उस वक्त पेशेंट को कुछ पता नहीं लग रहा हो कहाँ से आया, और ये सिम्टम्स थोड़े से भी फॉस्फोबिलिनोजन के एक्सक्रीशन के साथ हो सकते हैं इवन इन द स्मॉल क्वांटिटीज़, और भले से वो ट्रांजिएंट ही हो। तो ऑल द सिम्टम्स समझ में आ रहे थे, लेकिन तब कौन सी बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस बॉडी में होती है जिसकी वजह से पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा किसी पेशेंट को होगा, ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या एंजाइम की डेफिशिएंसी है या क्या बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस है, ये तब समझ में नहीं आ रहा था। और इस एरिया में या इस डायरेक्शन में और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत थी। हालांकि नाउ वी नो दैट
पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा जो अराइज होता है दैट इज़ ड्यू टू बेसिकली abnormal enzyme or complete absence or deficiency of enzyme called uroporphyrinogen third decarboxylase which is definitely involved in heme biosynthesis. उसका अगर abnormal presence है या deficiency है तब ये होता है डिजीज़. ये हमें उस वक्त नहीं पता था. सिंस बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स अच्छे से डिस्कवर नहीं किए गए थे तो इस चैप्टर के ऑथर का कहना है कि उन्होंने इसी डायरेक्शन में रिसर्च शुरू की, एक एंडियोवर शुरू किया जिसका उन्होंने बेसिकली जो नाम है वो रखा बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पोरफायरिन डिसऑर्डर्स दैट वी कॉल पोरफायरियाज. तो इसका एंडियोवर उन्होंने शुरू किया और इसमें जो उन्होंने नहीं इंक्लूड किया या टच किया वो बेसिकली पोरफाइन यूरिया ऑफ लेड पॉइजनिंग था or the porphyrin urias following administration of sulfonamides, aromatic amino compounds and a variety of other substances. जो disease की तरह थे उन्हीं का पोरफायरिया कंसिडर कर रहे थे वो बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स में, लेकिन जो किसी पॉइजनिंग से हो रहे थे उसकी वजह से अगर कोई पोरफाइन यूरिया डेवलप हुआ है तो वो कंसिडर नहीं कर रहे थे. Thank you so much for watching this video. Please like the video, share the video, subscribe to the channel and leave your opinions in the comment section. Thank you so much.